वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडर। आप सभी का कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। तो हम पढ़ेंगे वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, कंसेप्ट ऑफ वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मैं आपको बता दूं, इससे इस कंसेप्ट से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड कन्वेंशनल क्वेश्चन एज इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स आपके डेवलप होते हैं, जो कि आईएएस एग्जाम में या फिर एसएससी जी के मेंस में पूछे जा सकते हैं। प्लस ऑब्जेक्टिव तो ढेरों सारे बनते हैं जो कि पूछे जाएंगे। तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को हमें तीन तरह से समझनी है, तीन कंसेप्ट में समझनी है। और वो क्या है, हमें सबसे पहले समझना होगा कि व्हाट इज वर्केबिलिटी, इसकी डेफिनेशन क्या कहता है, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसका कहने का क्या मतलब है, और इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, किस कंसेप्ट को यूज करके बेसिकली उस डेफिनेशन को दी गई होगी। इस बात को समझनी होगी, तब हम जाके वर्केबिलिटी क्या है इस चीज को हम समझ पाएंगे। दूसरी जो चीज हमें समझनी है, दूसरा कंसेप्ट, इट इज फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्केबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे। और प्रभावित करना मतलब वर्केबिलिटी को डिक्रीज करना या वर्केबिलिटी को इंक्रीज करना, है ना। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। तीसरा जो टर्म हम देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को हम कैसे कैलकुलेट कर पाए, व्हाट आर दी लैबोरेटरी टेस्ट इन्वॉल्व्ड इन कैलकुलेशन ऑफ वर्केबिलिटी, एंड हमारा जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है, जो भी कोड है, वो कोड के अकॉर्डिंग आपके क्या गाइडलाइंस है, क्या रिकमेंडेशंस है ना, इनको याद करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो विद दिस आवर वर्केबिलिटी चैप्टर, वर्केबिलिटी टॉपिक विल बी कंप्लीटेड। तो चलिए शुरू करते हैं एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, तो सबसे पहली बात जो आपको समझ में आनी चाहिए कि वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट जो है, ये प्रॉपर्टी है फ्रेश कंक्रीट की या फिर ग्रीन कंक्रीट की। फ्रेश कंक्रीट को हम ग्रीन कंक्रीट भी कहते हैं। इससे इस टर्म को, ये जो ग्रीन कंक्रीट जो टर्म है, इस टर्म को आपके गेट के एग्जामिनेशंस में पूछ किया गया था। ओके, कि ग्रीन कंक्रीट का कॉम्पैक्शन फैक्टर क्या है, इस तरह का एक क्वेश्चन बना के दिया था। अब यहाँ पे जो मैंने एक शब्द बोला कॉम्पैक्शन फैक्टर, ये क्या है, ये एक तरह का टेस्ट होता है जो कि वर्केबिलिटी को निकालने के लिए हम कंडक्ट करते हैं। ये तो एकमात्र टेस्ट है, और भी टेस्ट होते हैं जो वर्केबिलिटी को निकालने के लिए उपयोगी हैं, जैसे कि स्लम्प टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, वीवी टेस्ट, है ना, फ्लो टेबल टेस्ट। हर एक टेस्ट का मतलब समझाऊंगा, हर एक टेस्ट का प्रोसीड्यूर समझाऊंगा, हर एक टेस्ट का रिजल्ट समझाएंगे, उन रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। तो ये बात की बात है, हम टेस्ट ऑफ वर्केबिलिटी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए सिविल इंजीनियर। तो देखो, जो जनरली वर्केबिलिटी का मतलब निकाला जाता है वो ये निकाला जाता है कि कोई भी कंक्रीट हो फ्रेश स्टेट में, मतलब अभी अभी जब आपने प्रिपेयर किया उस कंक्रीट को, तो उस कंक्रीट को आप कितने अच्छे से और कितने आसानी से अपने कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज कर सकते हैं। खास करके आसानी से, मतलब हाउ इजीली यू कैन वर्क विद दैट कंक्रीट इज डिफाइंड एज वर्केबिलिटी। नाउ वर्क विद कंक्रीट मतलब कंक्रीटिंग प्रोसेस। अब ये जुड़ी हुई बात किससे, कंक्रीटिंग प्रोसेस। अब कंक्रीटिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, मिक्सिंग कर दिया कंक्रीट का, फिर मिक्सिंग करने के बाद आपको जिस प्लेस पे कंक्रीट की जरूरत है वहां तक ट्रांसपोर्ट करोगे, तो वहां तक ट्रांसपोर्ट करोगे। फिर जहां पर आपको कंक्रीट डालनी है, फॉर एग्जांपल आपको स्लैब बनानी है, बीम बनानी है, कॉलम बना रहे हो, क्या बना रहे हो, जो भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट बना रहे हो उसमें कंक्रीट को प्लेस करोगे। कंक्रीट को प्लेस करने के बाद आपको क्या करना है, उधर कॉम्पैक्शन करना है। कंक्रीट को कॉम्पैक्शन करने के बाद आपको क्या करना होगा, उसका फिनिशिंग करना होगा। तो ये सारे बेसिक कंक्रीटिंग प्रोसेस है। तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट का कहने का मतलब ये है कि कितने आसानी से विद इजीनेस आप ये सारे काम कर सकते हैं बाय अप्लाइंग मिनिमम एफर्ट। यहाँ पे एफर्ट की बात अगर करें, एफर्ट की बात आएगी कॉम्पैक्शन में, कि आप जब कॉम्पैक्शन करोगे कंक्रीट की, तो आप कितने कम से कम एनर्जी लगा के कितना मैक्सिमम कॉम्पैक्शन अचीव कर सकते हो। तो अगर कॉम्पैक्शन बहुत ज्यादा होता है, बहुत अच्छे से आप कर पाते हो, फुल कॉम्पैक्शन अचीव करते हो किसी भी कंक्रीट का, तो आपका जो स्ट्रेंथ है ना, जब वो कंक्रीट हार्ड होगी, जब कंक्रीट सेट होगी, तो जो स्ट्रेंथ आपको मिलेगा वो भी अच्छा मिलेगा। समझ में आ रहा है, इसलिए कॉम्पैक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, तो ये एक बात है कि हाउ इजीली, मतलब हमेशा ध्यान रखना कितने आसानी से प्लस कितना मिनिमम एफर्ट अप्लाई करके आप उस कंक्रीट को यूज करके काम कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे बात और भी चीजें हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट, ओके, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। तो इन सब के दौरान जब आप कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो कंक्रीट को जब प्लेस कर रहे हो, कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। डिफेक्ट जैसे कि सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। सेग्रीगेशन जो टर्म है, सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जो कंक्रीट है वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट का एक मिक्सचर है।
आपका कंक्रीट में क्या है, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, है ना, फिर आपका सीमेंट है, बाइंडिंग मटेरियल, वाटर है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग है, इन सारे इंग्रेडिएंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग है। तो इन सारे इंग्रेडिएंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग होने के कारण ये एक दूसरे से परफेक्टली बॉन्ड नहीं बना पाता है। ओके, आपने अगर मिक्सिंग ज्यादा कर दिया, बहुत समय तक मिक्सिंग कर दिया, तो सेग्रीगेशन होने की चांसेस है। या फिर कंक्रीट को बहुत ऊंचाई से आप डाल रहे हो, पोर कर रहे हो, तो सेग्रीगेशन होने की चांसेस है। या फिर कंक्रीट में बहुत ज्यादा हलचल आ गई, वाइब्रेशंस आ गई, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट के दौरान सेग्रीगेशन होने की चांसेस होती है। हमने ये सब बातें समझाई थी आपको। तो आपका सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए, है ना, आपका कंक्रीट में सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। प्लस अभी फॉर एग्जांपल देखो, मान लो सेग्रीगेशन का डिफरेंट चीजें हैं, मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट है। फॉर एग्जांपल आपका हो सकता है फाइन एग्रीगेट, और फाइन एग्रीगेट पूरे अदर मटेरियल से अलग हो जाए, या फिर कोर्स एग्रीगेट पूरा अलग हो जाए, या फिर कह सकते हो केवल एग्रीगेट एग्रीगेट आपका सीमेंट वाटर से अलग हो गया, या फिर पूरे कंक्रीट से केवल वाटर अलग हो गया, है ना। तो सेग्रीगेशन डिफरेंट वे में पॉसिबल है। ओके, या फिर कह सकते हो पूरे एग्रीगेट से सीमेंट अलग हो गया, उलट पुलट करके ऐसे कह सकते हैं। तो एक तरह का सेग्रीगेशन ये भी होता है कि पूरे कंक्रीट से पानी अलग अगर हो जाए तो क्या होता है, इस केस में आपका एग्रीगेट्स जो होगा वो नीचे सेट हो जाएगा। ठीक है, जब आप कॉम्पैक्शन करोगे ना तो ये चांसेस ज्यादा होता है। ठीक है, अगर मान लो आपका वाटर कंटेंट, कंक्रीट में वाटर कंटेंट आपने बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा पानी डाल दिया, तो बहुत ज्यादा पानी डालना बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। क्यों, देखो जब बहुत ज्यादा पानी, अगर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होगा तो हो सकता है जो मोल्ड है जिसमें आप कंक्रीट को डालोगे, उस मोल्ड के थ्रू से जो आपका सीमेंट पेस्ट है, मतलब वाटर और सीमेंट का जो घोल है, उसका लीकेज हो सकता है। इस कारण से आपका सीमेंट वहां से लॉस हो सकती है, जिस कारण से जो आपने मिक्स डिजाइन करके कंक्रीट बनाया था उसका एक प्रॉपर स्ट्रेंथ अचीव होना था, तो उसमें तो अब सीमेंट की कमी आ गई, तो वो स्ट्रेंथ उतना डेवलप नहीं हो पाएगा। प्लस हनीकम स्ट्रक्चर वगैरह भी फॉर्म हो सकता है। अगर सीमेंट ही निकल गया तो केवल क्या रहेगा, एग्रीगेट रहेगा, उनके बीच में जो वॉइड रहेंगे वो खाली होंगे, तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ आपकी कम मिलेगी, है ना। ये एक कंसेप्ट है। तो वाटर कंटेंट ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। प्लस मान लो अगर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है और आप ऐसी केसेस में क्या कर रहे हो, कंक्रीट को वाइब्रेट करके कॉम्पैक्शन कर रहे हैं, लेट्स सपोज, और वाइब्रेशन बहुत लंबे समय तक कर दिया, ज्यादा समय तक कर दिया, होगा कैसे केसेस में एग्रीगेट आपका नीचे सेट हो जाएगा और ऊपर क्या बचेगा, एक सीमेंट प्लस वाटर की एक घोल ऊपर आने लगेगी, है ना। इसको कहा जाता है लाइटेंस फॉर्मेशन, लाइटेंस फॉर्मेशन। और ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू से ये सीमेंट प्लस वाटर की एक घोल ऊपर बनेगी, ये क्या, इस प्रोसेस को ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट कहा जाता है ना। तो ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट एक तरह का सेग्रीगेशन का ही कंसेप्ट है कि इसमें क्या हुआ, पूरे कंक्रीट से एग्रीगेट अलग हो गया और वाटर अलग हो गया कंक्रीट के अंदर। तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो हम कहेंगे कि कंक्रीट, ये सब चीजें नहीं होंगी, प्लस आप कम से कम एफर्ट लगा के, कम से कम एनर्जी को लगा के उसको 100% कॉम्पैक्ट कर पा रहे हैं उस कंक्रीट को, तब हम कहेंगे कि कंक्रीट इज वर्केबल। समझ में आ रहा है, तब हम कहेंगे कंक्रीट इज वर्केबल। तो ये एक जनरल ओवरलुक था ऊपर ऊपर कि कंक्रीट के वर्केबिलिटी का मतलब क्या है। नाउ कोई कोई कोड हमारा ऐसा है, ठीक है, कोई कोई कोड, ये जो सेग्रीगेशन मैंने बताया अभी, प्लस ब्लीडिंग जो बताया, इन सब पे अलग से मैं शॉर्ट नोट्स आपको दूंगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस चीजों को समझो। ठीक है, जो भी हम बात बोल रहे हैं, हर एक बात से, हर एक पॉइंट से एक एक क्वेश्चन, एक एक लॉजिक डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो आप चीजों को अगर एक बार समझ लेंगे तो आप देखिएगा हम कितना आसानी से आपको थ्योरी लिखवा देंगे इन्हीं सब चीजों की। तो आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा आपके माइंड पे, आपको ज्यादा याद करना नहीं होगा, याद करने की जरूरत नहीं होगी। वेल, तो ये तो हमने अभी क्या सीखा, वर्केबिलिटी का एक ऊपर ऊपर हमने सीखा। अब जरा अंदर समझते हैं। ठीक है, कोई कोई कोड ऐसा है जैसे कि हमारा यूरोपियन कोड वगैरह, वो वर्केबिलिटी को कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ कॉम्पैक्शन ही डिफाइन कर देते हैं। कॉम्पैक्शन डिफाइन करने का मतलब ये है, वो कहते हैं कि कोई कंक्रीट ऐसा है, मान लो किसी वर्क के लिए यूज कर रहे हो, तो डिफरेंट वर्क से आपके पास बीम बना रहे हो, उसके लिए कंक्रीट का जो कंसिस्टेंसी वो अलग होना चाहिए। स्लैब बना रहे हो, उसके लिए कंक्रीट का कंसिस्टेंसी अलग होना चाहिए। कंसिस्टेंसी कहने का मतलब है कि कितने अच्छे से कंक्रीट फ्लो कर पा रहा है, इस चीज को हम कंसिस्टेंसी कहेंगे। कंसिस्टेंसी एंड वर्केबिलिटी दोनों सेम बात नहीं है, दोनों अलग अलग बात है। ये कैसे अलग अलग बात है, इस चीज को मैं बाद में समझाऊंगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब ये केवल इतना कि जो ज्यादा फ्लो कर पाएगा वो ज्यादा कंसिस्टेंसी हो, उसका ज्यादा कंसिस्टेंसी होगा। जो कम फ्लो कर पा रहा है
वो कम कंसिस्टेंसी होगा। तो ज्यादा अगर फ्लो कर पा रहा है मतलब ज्यादा पानी है तो वो ज्यादा उसका कंसिस्टेंसी ज्यादा होगा। बस इतना समझिए। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या? फ्लूइडिटी और मोबिलिटी। फ्लूइडिटी और मोबिलिटी। कंसिस्टेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम वर्केबिलिटी। कैसे? वर्केबिलिटी आपका किसी काम के ऊपर डिपेंड करता है। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट जो है किसी काम के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिलेशन बनाए वाटर कंटेंट मतलब पानी का और वर्केबिलिटी का और कंसिस्टेंसी का, तो हम इस बात को इस तरह से कुछ समझ सकते हैं। तो कैसे समझ सकते हैं? तो इसको समझने के लिए हम जरा कॉम्पैक्शन के बारे में देखते हैं। तो देखो, कंक्रीट जो है, कंक्रीट में डिफरेंट इंग्रेडिएंट है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, ये सारे। तो इन इंग्रेडिएंट के सरफेस के बीच में, ठीक है, अंदर ही अंदर एक इंग्रेडिएंट के सरफेस के ऊपर एक तरह का घर्षण होगा, एक तरह का फ्रिक्शन होगा। समझ में आ रहा है? तो वो फ्रिक्शन क्या कर रहा होगा? इंग्रेडिएंट का मूवमेंट को रजिस्ट कर रहा होगा। कहने का मतलब है, मान लो दो एग्रीगेट के बीच में अगर फ्रिक्शन, तो वो इस तरह से बाइंड अप होके रहेगा। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये अंदर दब सकता है ना? तो अंदर अंदर दब सकता है, मतलब थोड़ा सा बल लगाओगे, थोड़ा सा भी बल लगाओगे तो वो एग्रीगेट अच्छे से फ्लो कर पाएगा, मतलब अच्छे से वो कंक्रीट को आप कॉम्पैक्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो अगर फ्रिक्शन आपका कम है, अंदर ही अंदर जो इंटरनल सरफेसेस के इंग्रेडिएंट के इंटरनल सरफेसेस के ऊपर जो इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स है, ये अगर कम है, और ये कम होगी जब आपका सरफेस एरिया कम होगा। ओवरऑल सरफेस एरिया जब कम होगा तो आपका फ्रिक्शनल इंटरनल फ्रिक्शन कम होगी, इंटरनल फ्रिक्शन कम होगी तो आपका जो एफर्ट लगाना होगा, ओके, आपको जो एफर्ट लगानी है फॉर कॉम्पैक्टिंग दैट कंक्रीट विल बी मिनिमम। तो हम ऐसे कंडीशन में कह सकते हैं कि वर्केबिलिटी इंक्रीजेस। अब ये इंटरनल फ्रिक्शन हम कैसे कम कर सकते हैं? हमारे पास डिफरेंट रीजंस है, मतलब डिफरेंट ये कांसेप्ट। एक तो ये कि हम एग्रीगेट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ये सारे जो मैं बोल रहा हूँ, एग्रीगेट साइज इंक्रीज करना मतलब सरफेस एरिया कम होगा, तो सरफेस एरिया कम होगा तो आपका फ्रिक्शन कम होगा, तो वर्केबिलिटी बढ़ेगी। तो ये सारे क्या फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, इस पर मैं डिस्कस करूंगा बाद में क्या अभी बता रहा हूँ, तो इन्हीं सब चीजों को मैं बता दूंगा, वहां पे थ्योरी में लिखा दूंगा। तो एग्रीगेट साइज बढ़ाओगे, सरफेस एरिया कम, तो अब फ्रिक्शन कम, तो क्या होगा? वर्केबिलिटी ज्यादा, क्योंकि अब वो एग्रीगेट अच्छे से स्लाइड कर पाएंगे एक दूसरे के ऊपर। इंटरनल रेजिस्टेंस कम है तो आपको एफर्ट कम लगाना होगा। तो यही तो बात कर रहा है वर्केबिलिटी का, कि कितने कम एफर्ट लगा के कितने आसानी से आप काम कर सकते हो, है ना? अब दूसरा चीज क्या है, किस तरह से आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हो? देखो, अभी मान लो कोई, फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई नट बोल्ट कसा है, अब बहुत पुराना हो गया, वो बहुत पुराना हो गया, उसमें जंग लग गया। अब जंग लग गया मतलब क्या? उसका जंग लग गया, अब वो टाइट हो गई है, ठीक है। आप जब जो ऊपर से फोर्स लगा रहे हो, उस बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, तब वो घूमेगा। ऐसे केसेस में आप क्या करते हो? ग्रीजिंग करते हो, मतलब ऑयलिंग करते हो, है ना? और तेल वेल थोड़ा डाल दिया, सरसों का तेल डाल दिया, जो भी नॉर्मल तेल आपको मिलता है, नारियल तेल डाल दिया, तेल डाल दिया। तो ये जो तेल यहाँ पे आप डाल रहे हो, ये क्या कर रहा है? उस चीज को लुब्रिकेट कर रहा है, फिसलन बढ़ा रही है। क्या कर रही है? लुब्रिकेशन, फिसलन बढ़ा रही है। तो यहाँ पे जो लुब्रिकेशन का काम है, ये कौन कर सकता है? पानी। ये कौन कर सकता है? पानी। आप पानी डालोगे तो उस केस में क्या होगा? आपका एक लुब्रिकेशन इफेक्ट आएगी और एग्रीगेट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकता है अच्छे से। समझ में आ रहा है? एग्रीगेट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकता है अच्छे से, तो वर्केबिलिटी बढ़ेगी। तो हम इस तरह से ये एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर आप वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हो, वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाओगे, मतलब वाटर कंटेंट बढ़ाओगे, तो ऑब्वियसली वर्केबिलिटी आपकी बढ़ेगी, ऑब्वियसली आपकी वर्केबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो वर्केबिलिटी नहीं, वो फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी, तो उस कारण से आपका स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उस कारण से स्ट्रेंथ आपका वीक हो जाएगा। क्यों हो सकता है? सीमेंट पेस्ट का मतलब ये हो जाए, लॉस हो जाए। क्यों? अगर ज्यादा फ्लूइडिटी है तो सीमेंट पेस्ट फ्लो के निकल गया, सेग्रीगेशन हो जाएगा। तो इस कारण से आपका कंक्रीट का जो ओवरऑल स्ट्रेंथ आपको मिलेगा हार्ड होने के बाद, वो कम हो जाएगी, है ना? तो वर्केबिलिटी वाटर कंटेंट से रिलेटेड है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा फ्लूइडिटी है तो उस कंक्रीट को वर्केबल कंक्रीट है, वो ऐसा हम कह नहीं सकते। इट इज नॉट ट्रू। बात क्लियर है? समझ में आया आपको बात? ठीक है। तो ये एक चीज है कि आपको आप ल्यूब्रिकेशन करिए ताकि वो इंटरनल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस आपका कम हो और आपको कंपैक्शन करने में एनर्जी कम लगाना पड़े। दूसरा कांसेप्ट क्या है, किस तरह से हम ल्यूब्रिकेशन कर सकते हैं? देखो, आप सोचो, मतलब एक सीमेंट का, कंक्रीट क्या है, कंक्रीट के बारे में सोचो। मान लो एक सीमेंट और वाटर का एक मोटा सा गाढ़ा सा घोल है, और उस घोल में एग्रीगेट है, और उस घोल में सैंड वैंड सब है।
ठीक है, गाढ़ा सा घोल, मतलब कोहेसिवनेस, एक थिक पेस्ट। अगर आपका कंक्रीट एक थिक पेस्ट या फिर उसमें कोहेसिवनेस ज्यादा है तो इस कारण से क्या होगा, कंक्रीट में सेग्रीगेशन नहीं होगी। सेग्रीगेशन अगर नहीं होगी तो ये अच्छी बात है। प्लस प्लस अगर थिक पेस्ट है मतलब आपका काफी वहां पे सीमेंट पेस्ट आपके पास काफी है। तो ये मान लो दो एग्रीगेट है, तो दो एग्रीगेट है, अभी इसके ऊपर सीमेंट पेस्ट इस तरह से कवर अप कर लेगा, इसको इसके ऊपर भी कवर कर लेगा। अब ये सीमेंट पेस्ट यहाँ पे एज ए लुब्रिकेशन काम करेगी, एक तरह से मतलब ऑयल जैसा काम करेगी, जिसके ऊपर जो एग्रीगेट्स वो अच्छे से स्लाइड कर सकते हैं। समझ में आया? तो मतलब आपका एक कोहेसिव एंड थिक पेस्ट होना चाहिए। तो अगर ऐसा है जिसमें सेग्रीगेशन भी नहीं होगी, प्लस लुब्रिकेशन इफेक्ट होगा सीमेंट पेस्ट के कारण, और क्या होगा, आपकी वर्केबिलिटी इंक्रीज होगी। तो इस तरह से है। तो ये चीज हम कैसे अचीव कर सकते हैं, हम सीमेंट और एग्रीगेट के रेशियो को अगर देखें तो हम क्या कर सकते हैं, सीमेंट का कंटेंट बढ़ा के फॉर ए कांस्टेंट वॉल्यूम सीमेंट कंटेंट बढ़ा के एग्रीगेट का कंटेंट कम कर सकते हैं। समझ आया? तो एग्रीगेट अगर थोड़ा कम है तो क्या होता है, आपका उस ऐसे कंक्रीट का वर्केबिलिटी काफी अच्छी होती है। ये एक फैक्टर है एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। ओके, नाउ और भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं ओके जो वर्केबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर मैं बताऊं शेप ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट गोल है, एंगुलर है, कैसा है, ये चीज भी वर्केबिलिटी को अफेक्ट करेगी। समझ रहे? साइज ऑफ एग्रीगेट जो कि हमने डिस्कस किया ये भी, और प्लस सरफेस ऑफ एग्रीगेट मतलब सरफेस रफनेस ऑफ एग्रीगेट, अगर ज्यादा रफ है तो वर्केबिलिटी ऑब्वियसली कम होगी। समझ आ रही है? प्लस एडमिक्सचर, एडमिक्सचर भी एग्रीगेट को यूज करेंगे मतलब वर्केबिलिटी को अफेक्ट करेगी। जैसे कि एयर ट्रेनिंग एडमिक्सचर, अगर आप एयर को डाल देते हो, एयर बबल्स एंटर करवा देते हो किसी तरह से, तो वो एयर बबल क्या होता है, एक कोई एग्रीगेट है इसके सरफेस के ऊपर एयर बबल्स चिपक जाएंगे ऐसे, वो सरफेस स्टिकी होते हैं एयर बबल्स। तो इसी तरह दूसरे एग्रीगेट के सरफेस के ऊपर भी एयर बबल मान लो चिपक गया, तो क्या अब जब आप कंपैक्शन करोगे तो आपको फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कम मिलेगी, क्योंकि अब जो एग्रीगेट्स है, चूंकि एयर बबल्स है एग्रीगेट के सरफेस के ऊपर, तो एयर बबल के ऊपर एक तरह से मतलब ये लुब्रिकेशन कर रहा है। एयर बबल क्या कर रहा है यहाँ पे, लुब्रिकेशन, वो अच्छे से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकता है एग्रीगेट, है ना। तो आपको कम से कम एनर्जी लगानी होगी टू अचीव फुल कॉम्पैक्शन। बात क्लियर है? ओके, तो इस तरह से आप वर्केबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। और भी डिफरेंट फैक्टर है, हम डिस्कस करेंगे, लेकिन और कुछ कुछ बात सुनिए। ये तो एक इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें सब सारे जनरल बातें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और एक चीज सुनो, मैंने ये चीज बोला आपको कि कंसिस्टेंसी एंड वर्केबिलिटी आर डिफरेंट, वो दोनों सेम नहीं है। तो इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि सेम वाटर कंटेंट है, सेम वाटर कंटेंट है, मींस वाटर सीमेंट रेशियो सेम है आपका कंक्रीट का, और उस कंक्रीट को आपको दो लोकेशन में यूज करना है। ठीक है, दो लोकेशन कहने का मतलब है उस कंक्रीट को यूज करना है। लेट्स सपोज आपको एक कंक्रीट, एक काम है आपको बीम बनाना, और दूसरा काम क्या है, दूसरा काम ये है कि आपको पंपिंग करना है, कंक्रीट को पंपिंग करके कहीं पर भेजना है। ठीक है, तो मान लो कि कंक्रीट का कंसिस्टेंसी ऐसा है कि दैट दैट वर्क मतलब दैट कंक्रीट इज सुटेबल फॉर बीम, तो बीम के लिए वो अच्छे से वर्केबल है, मतलब बीम में आप अच्छे से बीम के लिए दैट इज वेरी वर्केबल, क्योंकि आप बीम उस कंक्रीट को अच्छे से बीम में प्लेस करके कॉम्पैक्शन कर सकते हो। लेकिन उसका चूंकि वाटर कंटेंट थोड़ा कम है, इसलिए आप उस कंक्रीट को पंप नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में डिफिकल्टी आ रही है। तो क्या जहां पे कंक्रीट की पंपिंग रिक्वायर्ड वहां पे थोड़ा ज्यादा वाटर कंटेंट होना चाहिए क्या? समझ में आ रहा है? ओके, तो हम ऐसे कह सकते हैं एट सेम कंसिस्टेंसी, एट सेम कंसिस्टेंसी द वर्केबिलिटी विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या वर्केबिलिटी एंड वाटर जो कंसिस्टेंसी क्या एक दूसरे से मैच करता है, सेम चीज है क्या? नहीं, अलग बात है, अलग बात है। हाँ, लेकिन हम ऐसे कह सकते हैं कि वर्केबिलिटी फॉर ए वर्क, okay, workability of concrete for a work can be increased by increasing the water content। क्यों? ये lubricating effect provide करता है, lubricating effect provide करने के कारण उस कंक्रीट को आप अच्छे से कॉम्पैक्ट कर सकते हो। ओके, ये एक अलग बात है, और तो इसलिए हम वर्केबिलिटी और कंसिस्टेंसी को एक साथ नहीं जोड़ते हैं, वो दोनों अलग अलग बातें हैं। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं, एक शॉर्ट नोट्स लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि वर्केबिलिटी का डेफिनेशन क्या है, वर्केबिलिटी के बारे में लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे, हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, और जब ये दो टॉपिक खत्म हो जाएगी हमारी, हम उसके बाद करेंगे टेस्ट फॉर वर्केबिलिटी। तो जो तीन टॉपिक हम यहाँ पे करने वाले हैं, इन तीनों टॉपिक से
बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। ओके, तो आपको मैंने इतना चीज बता दिया है कि कोई भी इंटरव्यू हो, चाहे यूपीएससी का हो, आईएएस का हो, जो भी हो, जिसका भी हो, क्रैक कर लो अगर वर्केबिलिटी से क्वेश्चन आ गई तो। व्हाट इज वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। और एक चीज है, ऐसे भी सोच सकते हो, डिफरेंट पर्सन के लिए कंक्रीट का वर्केबिलिटी डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, उसको बीम बनानी है, स्लैब बनानी है, उसके लिए कंक्रीट का वर्केबिलिटी का मतलब अलग है। कोई मिस्त्री है तो वो उसको सीमेंट मोर्टार चाहिए, तो उस मिस्त्री को मान लो प्लास्टरिंग के लिए, तो उसके लिए वर्केबिलिटी का मतलब डिफरेंट है। समझ में आ रहा है। मिस्त्री जो है वो सोचेगा कि मेरा फिनिशिंग अच्छे से हो पाए, तो अगर मिस्त्री उस मोर्टार को यूज करके अच्छे से, मैसन जो है मिस्त्री मोर्टार को यूज करके आपको अच्छे से फिनिशिंग प्रोवाइड कर पा रहा है और वो आसानी से कर पा रहा है उस काम को, तो वो कहेगा हाँ ये वर्केबल है। लेकिन वो आसानी से नहीं कर पा रहा वो काम, तो वो क्या कहेगा, इट इज नॉट वर्केबल। लेकिन वही इंजीनियर जो है वो अगर अच्छे से कॉम्पैक्शन करके अचीव कर पा रहा है स्ट्रेंथ, फुल कॉम्पैक्शन को अच्छे से करके स्ट्रेंथ अचीव कर पा रहा है विदाउट सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग, ये सारे डिफेक्ट, तो वो कहेगा हाँ दिस कंक्रीट इज वर्केबल। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, वी कैन से दिस आल्सो कि वर्केबिलिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल्स इन्वॉल्व इन वर्क, इन कंक्रीटिंग प्रोसेस, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वर्केबिलिटी एक बहुत बड़ी एरिया है जिसपे काफी रिसर्च चलते रहती है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखनी है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट। जब कंक्रीट हार्ड हो जाता है तब उसका वर्केबिलिटी का कोई मतलब नहीं है, वो तो फिर वहां पे जो हार्ड एंड स्टेट प्रॉपर्टी है हम उसे देखेंगे, जैसे कि स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, मॉडुलस एक्सेट्रा, ये सारी चीजें वो हार्ड स्टेट प्रॉपर्टी है। लेकिन जब कंक्रीट फ्रेश है तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है इट इज वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। आर यू क्लियर? ओके, चलिए शुरू करते हैं। अभी तो हमने स्टार्ट किया, बस लेट्स स्टार्ट इट। सो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, क्योंकि हम हमेशा अपने लैंग्वेज में लिखवाने का कोशिश करते हैं, जो चीज़ आपको समझाते हैं उसी के अकॉर्डिंग लिखवाने की कोशिश करते हैं। सो देखिएगा, आपके पाले पड़ते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हमने समझा रखी है आपको। लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, वर्केबिलिटी इज डिफाइंड एज, वर्केबिलिटी इज डिफाइंड एज easiness, underline करके, easiness with which the concrete can be transported, placed, compacted and finished without segregation or bleeding, without segregation or bleeding। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने समझा दिया, मीन्स कि आप कितने आसानी से कंक्रीटिंग प्रोसेस को कर सकते हैं, इसी को एक सिंपल टर्म में वर्केबिलिटी आप कहोगे। ओके, और जैसे कि कॉम्पैक्शन करते वक्त आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो कितना कम एनर्जी लगा के आप फुल कॉम्पैक्शन अचीव कर पाओगे, इस चीज को कहेंगे वर्केबिलिटी। ठीक है, ऐसे इसको भी वर्केबिलिटी कह सकते हो। प्लस जब ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, कंक्रीट को प्लेस कर रहे हो, तो उस वक्त ध्यान रखना होगा कि कंक्रीट में सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग भी ना हो जाए। अगर ये सब चीजें भी होती हैं, जो कि एक तरह का डिफेक्ट इन कंक्रीट है, इसका मैं अलग से पढ़ाऊंगा। ओके, इसको अलग अलग से, ये सब टॉपिक को अलग अलग लिखवाएंगे, एग्जाम में शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, इसलिए हम अलग से इसको पढ़ाएंगे। अभी केवल एक जनरल आइडिया रखिए, सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग हो गया, कंक्रीट का एक होमोजेनिटी जो है ना, वो मेंटेन नहीं रही, कंक्रीट एज ए कंक्रीट नहीं रहा, वो क्या हो गया, एग्रीगेट एग्रीगेट हो गया, सैंड सैंड हो गया, फिर आपका सीमेंट सीमेंट हो गया, वाटर वाटर हो गया, एक होमोजेनस मास के फॉर्म में वो प्रेजेंट नहीं है। अब वो होमोजेनस मास के फॉर्म में कब प्रेजेंट होगा, जब उसमें एक थोड़ा, उस पूरा मास में एक कोहेसिवनेस हो, एक थोड़ा वो थिक हो, थिक प्लास्टिक पेस्ट अगर है कंक्रीट, है ना, तो उसमें एक होमोजेनिटी मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर ये नहीं है तो सेग्रीगेशन होने की चांसेस है। तो इसलिए अगर वाटर कंटेंट बहुत ही कम है तो सेग्रीगेशन होने की चांसेस, वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा भी है तो भी सेग्रीगेशन होने की चांसेस है। इसलिए हमारे पास एक प्रॉपर वाटर कंटेंट की रेंज है, जैसे कि 0.4 से लेके 0.6 तक का जो एक आइडियल रेंज है वाटर कंटेंट की वाटर सीमेंट रेशियो की, है ना, वो इस बेसिस पर ही है कहीं ना कहीं। प्लस वो हाइड्रेशन रिएक्शन के लिए आपको कितना वाटर चाहिए उस बेसिस पर है। समझ में आ रहा है कुछ? ओके, आगे आगे लिखिए। नेक्स्ट, एफर्ट इन अचीविंग फुल कॉम्पैक्शन और 100% कॉम्पैक्शन शुड बी मिनिमम, ये कम होना चाहिए। एक फॉर ए वर्केबल कंक्रीट, ऐसे लिख लीजिए, फॉर ए वर्केबल कंक्रीट, वर्केबल कंक्रीट
ये वर्केबल कंक्रीट की एक कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि एफर्ट इन अचीविंग फुल कॉम्पैक्शन और 100% कॉम्पैक्शन शुड बी मिनिमम, कॉमा दिस कैन बी अचीव्ड बाय reducing the total internal frictional resistance between ingredient of concrete। समझ में आया? इसको कैसे अचीव कर सकते हैं? by reducing the total internal frictional resistance between ingredient of concrete। अब ये internal frictional resistance जो है इसको आप कैसे reduce कर सकते हो? by adopting some suitable mechanism। अब वो कैसा कैसा मैकेनिज्म है? जैसे कि lubrication एक तरह का मैकेनिज्म है। अब lubrication में क्या यूज कर सकते हैं? हम जनरली वाटर का यूज कर सकते हैं। वाटर को इंक्रीज करोगे तो lubrication इफेक्ट होगी, तो वर्केबिलिटी बढ़ेगी, इंटरनल फ्रिक्शन रेजिस्टेंस कम होगा। सीमेंट पेस्ट भी एक तरह का lubrication जैसा काम करता है। तो एग्रीगेट के रेस्पेक्ट में सीमेंट पेस्ट की क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा हो तो एग्रीगेट के सरफेस को कंप्लीटली वो सीमेंट पेस्ट अगर कवर कर पा रहा है तो एक lubrication इफेक्ट वहां पे मिलती है, जिस कारण से वर्केबिलिटी इंक्रीज होगी। एडमिक्सचर एडिशन, आप एयर एंड ट्रेनिंग एडमिक्सचर आप ऐड कर सकते हो टू इंक्रीज द ल्यूब्रिकेशन इफेक्ट, है ना। एयर बबल्स क्या है? सरफेस स्टिकी उनका नेचर होता है, वो एग्रीगेट के सरफेस के ऊपर चिपक जाते हैं, ठीक है। ये एक मैकेनिज्म है। दूसरा क्या है? दूसरा आप कुछ एडॉप्ट कर सकते हो सुटेबल टेक्निक, इसको मैकेनिज्म तो नहीं कहेंगे, इसको टेक्निक कहेंगे। जैसे कि बाय रिड्यूसिंग सरफेस एरिया रिड्यूस करोगे तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कम मिलेगी, तो आपकी वर्केबिलिटी बढ़ रही है ना। तो सरफेस एरिया कम कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग लार्जर साइज एग्रीगेट पार्टिकल्स। इसलिए ये देखा गया है कि जब हम कंक्रीट बनाते हैं तो हमारे पास रिकमेंडेशन जो है वो क्या है? What we are doing, we are using the coarser particle। जैसे कि सैंड बनाते वक्त सैंड पढ़ाते वक्त मैंने बोला था जो कोर्सर सैंड होगा, जो थोड़े बड़े बड़े सैंड होंगे, उनको अगर हम यूज करते हैं तो हमारा सरफेस एरिया जो है वो कम होगा, तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ओवरऑल कम होगी, जिस कारण से आपकी वर्केबिलिटी इंप्रूव होगी या एनहांस होगी। समझ में आ रहा है? तो बड़े बड़े पार्टिकल्स का यूज करेंगे। प्लस हम एक सुटेबल आइडिया यूज कर सकते हैं, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। इस पॉइंट को भी लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखो, प्रॉपर ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। थर्ड, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स। ये सारे तो मैं अभी ऐसे लिखवाने वाला हूँ। ये एक टॉपिक लिखवाऊंगा, फैक्टर अफेक्टिंग दी वर्केबिलिटी, उसमें ये सब लिखवाऊंगा अलग से। वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स, अगर आप प्रॉपर ग्रेडिंग का इस्तेमाल करते हो देन ऑल्सो योर वर्केबिलिटी इंक्रीजेस। ओके, नेक्स्ट, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज लेस। बेसिकली होता क्या है कि आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी, जिस कारण से आपकी वर्केबिलिटी अधिक होगी। समझ में आ गई बात? नाउ जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो वर्केबिलिटी है एंड कंसिस्टेंसी है वो तो दोनों अलग अलग बातें हैं। ओके, वर्केबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी आर टू डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है इट इज रिलेटेड टू फ्लूइडिटी और मोबिलिटी, कि कितना फ्लो हो सकता है या कितना मोबाइल है आपका कंक्रीट, है ना। इस बात से आपकी कंसिस्टेंसी जुड़ी हुई है। समझ में आई? तो एक नोट बना के लिखिए, एक कंक्रीट ऑफ हाई कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज वर्केबल। एक स्टेटमेंट है, एक कंक्रीट ऑफ हाई कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज वर्केबल। तो ये स्टेटमेंट कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा सही हो। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्केबिलिटी आपका किस तरह का काम है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, स्लैब के लिए जो कंक्रीट है उसका कंसिस्टेंसी कुछ अलग होना चाहिए, जिसके करस्पॉन्डिंग वो कंक्रीट स्लैब के लिए वर्केबल होगा। लेकिन फाउंडेशन के लिए कोई कंक्रीट है तो उसका वर्केबिलिटी कुछ अलग होना चाहिए। कहने का मतलब है कॉम्पैक्शन करने के लिए जो कंसिस्टेंसी है ना, कि किस पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी होना चाहिए, जिसके करस्पॉन्डिंग में फुटिंग में कंक्रीट डालूंगा तो मैं उसको उसमें 100% कॉम्पैक्शन अचीव कर पाऊँ। वो कुछ डिफरेंट होगा फॉर फुटिंग और कंसिस्टेंसी कुछ डिफरेंट होगा फॉर योर स्लैब। तो कोई जरूरी नहीं है कि एट सेम कंसिस्टेंसी कंक्रीट आर वर्केबल फॉर डिफरेंट जॉब, ये भी कोई जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि कंसिस्टेंसी और वर्केबिलिटी को आपस में इंटरमिक्स मत करिए, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग बातें हैं, ठीक है। वर्केबिलिटी कुछ और ही है। वर्केबिलिटी का मतलब क्या है कि आप किस पर्टिकुलर जॉब को कितने आसानी से कर पाते हो कंक्रीट को यूज करके, दैट इज वर्केबिलिटी। आपका एफर्ट मिनिमम होना चाहिए, है ना। एंड कंसिस्टेंसी इज रिलेटेड टू जस्ट दी फ्लूइडिटी या फिर मोबिलिटी, मींस वाटर कंटेंट ज्यादा तो कंसिस्टेंसी ज्यादा, वाटर कंटेंट कम तो कंसिस्टेंसी कम। समझ में आ रहा है? सो एक पॉइंट और लिख लीजिए, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन आल्सो। बात क्लियर है? जैसे कि एक कोई मींस
मतलब जो ऐसा बंदा है जो ट्रांस कंक्रीट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जाने का काम कर रहा है, उसके लिए वर्केबिलिटी का मतलब क्या है? वो क्या समझेगा कि जब मैं लेके जा रहा हूँ कंक्रीट, उस वक्त कंक्रीट में सेग्रीगेशन ना हो जाए, उसको इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर वो लेके जा रहा है कंक्रीट में सेग्रीगेशन हो गया तो उसके लिए वो कंक्रीट वर्केबल नहीं है, क्योंकि उसको अब लेके जाने में बहुत सावधानी बरतनी होगी, बहुत एफर्ट लगाना होगा, बहुत दिमाग लगाना होगा। तो अगर वो उस कंक्रीट को आसानी से लेके जा पा रहा है जहां तक उसको लेके जाना विदाउट अकरिंग सेग्रीगेशन, तो हम कहेंगे कि उसके लिए वो कंक्रीट वर्केबल है। उसी तरह से एक इंजीनियर है, अभी वो कंक्रीट को कहीं पे डाल रहा है और उसको कंपैक्शन करवानी है कंक्रीट की, ताकि उसके लिए स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए उसको कंपैक्शन करवानी है। तो अगर वो स्ट्रेंथ प्रॉपर्ली अचीव कर पा रहा है ना, स्ट्रेंथ अगर डेवलप करवा पा रहा है, फुल कंपैक्शन अचीव कर पा रहा है, तो वो कहेगा कि हाँ मेरे लिए ये कंक्रीट वर्केबल है। अभी कोई फिनिशिंग करने का काम किसी का है, मतलब समझ रहे हो, डिफरेंट फिनिशिंग करने का काम किसी का है, उसके लिए स्मूथनेस होना चाहिए, समझ में आ रहा है, तो सॉफ्टनेस होना चाहिए। ओके, तो अगर स्मूथ फिनिश वो कंक्रीट दे पा रही है तो कहेगा हाँ ये कंक्रीट मेरे लिए वर्केबल है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वर्केबिलिटी जो है आपका डिफरेंट पर्सन के लिए भी अलग अलग, इसका नजरिया अलग अलग है, इसका देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया भी अलग अलग है। हर एक लोग के लिए वर्केबिलिटी अलग हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन योर टाइप ऑफ वर्क, आप किस तरह का काम कर रहे हो, इसके ऊपर भी आपकी कंक्रीट की वर्केबिलिटी डिपेंड करती है। लेकिन ओवरऑल समरी क्या है, जो भी तरह का काम है उस काम को अगर हम विथ मिनिमम एफर्ट लगा के हम अचीव कर पा रहे हैं, प्लस जो डिफेक्ट हमने बोला, जैसे कि जनरली दो ही डिफेक्ट होती है फ्रेश कंक्रीट में, वो क्या है, कंक्रीट का सेग्रीगेशन हो जाए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, या फिर ब्लीडिंग, ये सब चीजें ना हो, प्लस आपका एफर्ट भी कम लगाना पड़े, तो ऐसे कंक्रीट को हम कहेंगे वर्केबल कंक्रीट। ये बहुत बड़ी टॉपिक है, इस पर आज भी रिसर्च चल रही है ना, बहुत तरह के रिसर्च चल रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो ये हमने देखा वर्केबिलिटी। अब आप एक हेडिंग बनाइए, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर शॉर्ट कोर्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, तो इस कंसेप्ट को अच्छे से सुनिएगा। मैं पहले 5 मिनट में कुछ कुछ बोलूंगा, फिर उन्हीं सब चीजों को लिखवा दूंगा। तो वो जो कुछ कुछ बोलूंगा वो इंपॉर्टेंट है, उसमें ज्यादा सुन लोगे, जितना ज्यादा समझ लोगे, आपका जो बाद में हम लिखवाएंगे वो उतना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहला है वाटर सीमेंट रेशियो, या फिर वाटर कंटेंट ऑफ कंक्रीट, ऐसे कह सकते हो, वाटर सीमेंट रेशियो। तो वाटर का इफेक्ट क्या था? वाटर का इफेक्ट कंक्रीट को लुब्रिकेट करने में था। ठीक है, लुब्रिकेशन के कारण क्या होती थी, जो इंटरनल फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है ये कम होती थी, तो कॉम्पैक्शन आप अच्छे से कर पाते थे, है ना। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि बाय इंक्रीजिंग दी वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो को अगर इंक्रीज करें तो इसका मतलब क्या है, आपका कंक्रीट में पानी ज्यादा होगा तो वर्केबिलिटी आपको अच्छी मिलेगी, हम ऐसा थोड़ा मोड़ा कह सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अब याद करो, जो जब हमने पढ़ाया था आपको वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में, तो वहां पे हमने बताया था कि अगर ज्यादा वाटर सीमेंट रेशियो है देन इट आल्सो लीड्स टू पोरोसिटी ऑफ कंक्रीट, इट आल्सो लीड्स टू पोरोसिटी ऑफ कंक्रीट। अगर कंक्रीट आपका पोरस हो जाएगा देन व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम वीक, उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो वाटर कंटेंट को या फिर वाटर सीमेंट रेशियो को इंक्रीज करके अगर हम वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या, वर्केबिलिटी तो इंक्रीज होती है लेकिन एट द सेम टाइम आपका स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है कंप्रोमाइज हो जाता है, ये कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये लॉ, इससे जुड़ी हुई एक लॉ भी थी, आपको अगर नाम याद हो तो अब्राहम्स लॉ, वो भी यही चीज कहता था कि वाटर सीमेंट रेशियो अगर ज्यादा है, ठीक है, तो आपका कंक्रीट का स्ट्रेंथ जो है वो कम मिलेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम मिलेगा, क्योंकि बेसिकली वहां पे कंक्रीट में फोर्स डेवलप हो जाता है। सो ये जो हमारा मेथड होगा कि बाय इंक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशियो अगर हम वर्केबिलिटी इंक्रीज करने का कोशिश करेंगे, ये हमारा सबसे लास्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कम हो रही है, जो कि हमें पसंद नहीं है। हम नहीं चाहेंगे ना कि मेरा कंक्रीट का स्ट्रेंथ कम हो जाए, जितने के लिए मैं डिजाइन किया उतना ही डेवलप हो स्ट्रेंथ, कम से कम उतना तो हम चाहेंगे ही, है ना। हम स्ट्रेंथ कम होने का, कम करवाने का बिल्कुल भी उद्देश्य हमारा नहीं है। तो ये जो मेथड है बाई ऑफ अफेक्टिंग वर्केबिलिटी या इंक्रीजिंग अल्टरिंग वर्केबिलिटी, इट इज लास्ट, सबसे अंतिम में आपको ये ऑप्शन रखनी है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं पहले ताकि एक सरलता होगी पढ़ने में। ठीक है, तो मान लो अगर फिर भी कहीं पर आपको और कोई ऑप्शन नहीं है,
इसी ऑप्शन को यूज करके वर्केबिलिटी को अफेक्ट करनी है, तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे केसेस में पानी अगर बढ़ाओगे तो आप प्रोपोर्शनली सीमेंट कंटेंट को भी इंक्रीज करिए थोड़ा, तो इससे क्या होगा, एक कोहेसिवनेस बरकरार रहेगी, ठीक है, और ज्यादा पोरोसिटी डेवलप नहीं होगी, तो स्ट्रेंथ उतना आपका रिडक्शन नहीं होगा। बात क्लियर है हम लोग? ठीक है, क्लियर हो गया। सेकेंड फैक्टर जो मोस्ट इफेक्ट करती है, इट इज एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो। एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो, तो जरा सोचो, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो अगर ज्यादा है तो क्या हुआ, मतलब एग्रीगेट ऊपर है, आपका न्यूमरेटर में एग्रीगेट है और डिनोमिनेटर में सीमेंट की कंटेंट है। तो अगर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो ज्यादा है तो इसका मतलब आपका उस कंक्रीट में सीमेंट की कंटेंट कम है और केवल एग्रीगेट आपका उस कंक्रीट में क्या है, सीमेंट की कंटेंट कम है और केवल एग्रीगेट है। तो अगर सीमेंट की कंटेंट कम है, केवल एग्रीगेट है, तो क्या होगा कि पूरे कंक्रीट में केवल एग्रीगेट दिखेगा और सीमेंट कंटेंट कम, जिस कारण से एग्रीगेट के सरफेस के ऊपर सीमेंट जितना चिपकना चाहिए उतना नहीं चिपक पाएगा, मतलब उतना सीमेंट पेस्ट आपके पास अवेलेबल ही नहीं होगा कि वो सारे एग्रीगेट के हर एक सरफेस को पूरे अच्छे से कवर कर पाए। तो जब तक वो पूरे अच्छे से कवर नहीं करेगा तब तक एक लुब्रिकेशन इफेक्ट नहीं मिलेगी, जिस कारण से आपको एक वर्केबिलिटी अच्छी नहीं मिलेगी, आप अच्छे से कॉम्पैक्शन नहीं कर पाओगे, आपको ज्यादा बल लगाना होगा कॉम्पैक्शन करने के लिए, ठीक है। प्लस मान लो अगर कंक्रीट में केवल एग्रीगेट है, सीमेंट कंटेंट कम है, तो ऐसा कंक्रीट को हम वीक कंक्रीट कहते हैं, लीनर कंक्रीट, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफी कम होती है ना, तो सीमेंट कंटेंट भी होना चाहिए ताकि एक प्रॉपर स्ट्रेंथ भी अचीव हो पाए और एक वर्केबल कंक्रीट मिले, समझ में आया? तो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो आपका बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम होता है, ठीक है। एग्रीगेट सीमेंट रेशियो अगर कम हो तो आपको अच्छा वर्केबिलिटी मिलेगा, क्योंकि इसमें सीमेंट कंटेंट आपको मिलेगी, मतलब सीमेंट पेस्ट आपको अधिक मिलेगा, जो कि एक लुब्रिकेशन इफेक्ट प्रोवाइड कर रही होगी और स्ट्रेंथ भी कंप्रोमाइज नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट अगर फैक्टर बात करें तो हम बात कर सकते हैं एग्रीगेट साइज के ऊपर। एग्रीगेट का साइज ज्यादा तो सरफेस एरिया कम, तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कम, तो वर्केबिलिटी ज्यादा। दूसरा अगर हम बात करें, हम आगे बात कर सकते हैं एग्रीगेट के शेप के ऊपर। एग्रीगेट का शेप कुछ ऐसा है कि आपका सरफेस एरिया कम है, जैसे कि राउंड एग्रीगेट का सरफेस एरिया जनरली कम होता है और वो अच्छे से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है राउंड शेप का एग्रीगेट, तो वर्केबिलिटी काफी अच्छी मिलती है। लेकिन तो राउंड एग्रीगेट कहाँ पे मिलेंगे आपको राउंड एग्रीगेट जनरली रिवर सैंड या फिर रिवर में जो ग्रेवल पाए जाते हैं, ये सारे नेचुरल फोर्सेस के अंदर तहत में आते आते डिसइंटीग्रेशन होते होते इनका शेप थोड़ा गोल गोल हो जाता है, एब्रेशन एट्रिशन होते होते हैं अंदर नेचुरल फोर्सेस, ये गोल गोल हो जाते हैं, तो वो राउंड शेप एग्रीगेट्स हैं, जैसे कि ग्रेवल या फिर रिवर सैंड। लेकिन यही अगर मैं बात करूं पिट सैंड या फिर अगर मैं बात करूं आपका क्रश्ड स्टोन की, तो वो सारे थोड़ा एंगुलर होंगे, एंगुलर एग्रीगेट होंगे। लेकिन अगर आपको एक मीडियम नहीं कह सकते, अच्छा स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट प्लस आपको एक सफिशिएंट वर्केबिलिटी भी मिले, तो हम थोड़ा एंगुलर एग्रीगेट क्रश्ड स्टोन को यूज कर सकते हो, खास करके बहुत ज्यादा एंगुलरिटी नहीं होना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा एंगुलर है तो उसका तो वर्केबिलिटी काफी कम होगी, इंटरलॉकिंग लेकिन अच्छी होगी, तो उस कारण से और ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा, ये बात भी है, जिसको हम रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, रोड मेटल या फिर रेलवे बालास्ट मटेरियल, ओके। लेकिन जो जनरल कंक्रीट बनाने में हम एग्रीगेट यूज करेंगे, इट विल बी क्रश्ड एग्रीगेट या फिर पिट सैंड वगैरह हम यूज करते हैं, ठीक है। इससे डिजायरेबल वर्केबिलिटी भी अचीव हो जाती है और डिजायरेबल स्ट्रेंथ भी अचीव हो जाती है। हाँ, लेकिन वर्केबिलिटी किस केस में ज्यादा होगा, राउंड शेप एग्रीगेट के शेप में बहुत ज्यादा होगा, लेकिन स्ट्रेंथ कंप्रोमाइज हो जाएगी। बात क्लियर है हम लोग यहाँ तक? अब बात करते हैं एग्रीगेट के सरफेस का। अगर एग्रीगेट का सरफेस ज्यादा रफ है, तो रफ सरफेस के केस में क्या होगा, आपका मींस अच्छे से वो चिपक पाएगा चीजें, फ्रिक्शन वहां पे ज्यादा होगा, आप जानते हो बेसिक बात है, तो वर्केबिलिटी ऑब्वियसली कम होगी। तो अगर सरफेस टेक्सचर स्मूथ है तो वर्केबिलिटी अधिक होगी, लेकिन अगर सरफेस टेक्सचर रफ है तो आप कह सकते हो वर्केबिलिटी विल बी लेस और पुअर। बात क्लियर है हम लोग यहाँ तक? नेक्स्ट, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट कहने का मतलब है कि आप हर एक साइज का एग्रीगेट यूज करिए, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट जनरली यूज किया जाता है और उसकी वर्केबिलिटी भी अच्छी होती है, स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी मिलती है, ओके। गैप ग्रेडेड नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म साइज का नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें को
ध्यान रखा जाता है, मतलब ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट आल्सो अफेक्ट वर्केबिलिटी। तो वी कैसे वेल ग्रेडेड एग्रीगेट यूज करेंगे, मतलब हर एक साइज का एग्रीगेट पार्टिकल होना चाहिए, चाहे वो सैंड का बात करो या कोर्स एग्रीगेट का बात करो, वेल ग्रेडेड होना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो फैक्टर है जो वर्केबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है वो क्या होगा, एडमिक्सचर्स। जैसे कि एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स को अगर हम यूज करें तो वो क्या करता है, वो वर्केबिलिटी को इंप्रूव करती है कंक्रीट का। प्लस एडमिक्सचर का और भी काम है, जैसे कि एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर वो क्या, हमने जैसे आपको पढ़ाया था, फ्रीजिंग थॉइंग रेजिस्टेंस को भी बढ़ाती है, मतलब कंक्रीट का ड्यूरेबिलिटी को भी इंप्रूव करती है। ठीक है, तो एडमिक्सचर्स का हम यूज कर सकते हैं। सो दीज आर सम फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो चलिए इनके बारे में झटपट फटाफट अब लिख लेते हैं। लिखिए वाटर सीमेंट रेशियो, लिखिए वाटर प्रोवाइड्स lubrication in concrete, water provides lubrication in concrete, it helps in reducing internal friction, so workability increases, but at same time it will reduce strength of concrete, ब्रैकेट में लिख लो पोरोसिटी, पोरस या फिर पोरोसिटी लिख लीजिए, पोरोसिटी इन कंक्रीट। ओके, तो एट सेम टाइम the strength of concrete will reduce. Next point लिखिए, compromisation in strength is not desirable. Compromisation in strength is not desirable. So this method of altering workability of concrete, is the last option for an engineer, but if under unavoidable circumstances, this option is to be chosen, then increase the cement content to, यहाँ पे लिखोगे TOO, increase the cement content to proportionally so that strength is not compromised, such that strength is not compromised. ठीक है, क्लियर है हम लोग। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। तो एग्रीगेट सीमेंट, तो अगर ये रेशियो बहुत ज्यादा है, तो जो कंक्रीट आपको मिलके आएगा इट विल लीनर कंक्रीट, मतलब कमजोर कंक्रीट। ओके, और इसकी वर्केबिलिटी भी पुअर होगी, पुअर वर्केबिलिटी। ओके, उसका रीजन क्या है पुअर वर्केबिलिटी का, लिखिए इफ एग्रीगेट सीमेंट रेशियो इज हायर, then we can say that cement paste available to cover up this overall surface of aggregate within a concrete, is less. Cement paste available to cover up the aggregate surface within the concrete is less, hence the lubrication effect reduces, which increases the internal frictions, overall internal friction, hence workability is reduced, समझ में आया आपको बात? ठीक है, सो फॉर ए गुड, और एक नोट बना के लिख लो इसी में, फॉर ए गुड वर्केबल concrete there must be sufficient cement content available to cover up the surface of all coarse aggregate. There must be sufficient cement paste available to cover up the surface of all coarse aggregate. Okay, and और एक बात लिखिए, and increasing cement content makes a thick and cohesive paste, which also helps in prevention of segregation of concrete, which ultimately increases the workability of concrete. ठीक है, लिख लिया आपने। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, साइज एंड शेप ऑफ एग्रीगेट्स।
लिखिए 2 लाइनें लिखिए बस, लिखिए हेडिंग बना लीजिए पहले साइज एंड शेप ऑफ एग्रीगेट, फिर लिखिए फर्स्ट पॉइंट, बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड selecting suitable size and suitable shape of aggregate to improve workability is that we need to reduce the internal friction, and this can be achieved if the surface area of aggregate used is minimized. For example, in case of large aggregate for a constant volume, the total surface area present in large aggregate is less as compared to smaller size aggregate. Hence, the internal friction reduced, so workability is increased. Further, if we select round shape aggregate which are generally, next point लिखिए, further if we select round shape aggregate which are generally found in riverbed, okay, which has become round under the force of under the natural force, bracket में attrition comma abrasion, okay, such as river sand and gravel. So these have minimum surface area, and hence the workability of concrete is higher, next point लिखिए, but if we use round shape aggregate then workability improves because surface area is less, so internal friction is less, so workability improves, but at the same time strength of concrete is compromised, so these are generally not used in concrete preparation. Next point लिखिए, the best suitable aggregates to be used for concrete preparation, is partly round and partly angular, which are produced by crushing the stone, okay, which provides good workability and sufficient strength. Highly, next point लिखिए, highly angular aggregates have higher strength due to interlocking effect. And they encompass ENCOMPASS, मतलब उनके अंदर बहुत ज्यादा void होगा. They encompass large void which is a desirable property to be used in case of road metal or ballast metal for railway tracks. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट बनाइए, सरफेस टेक्सचर. लिखिए, if the surface texture of aggregate is rough, friction is more, workability is less. If surface texture of aggregate is rough, friction is more, workability is less. If surface texture of aggregate is smooth, for example sandstone, ब्रैकेट में लिख लो sandstone का surface काफी smooth होता है, then friction is less, workability is more. Next point बनाइए, grading of aggregates. Next point, grading of aggregate. लिखिए, generally we use well graded aggregate, that is ब्रैकेट में लिख लो, generally we use well graded aggregate, ब्रैकेट बनाइए और लिखिए ब्रैकेट के अंदर, well graded aggregate are those aggregates which have all particle size, okay, bracket close, okay. Next point लिखिए, well graded aggregate if used provide good workability and sufficient strength. Okay. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एडमिक्सचर. नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, एडमिक्सचर. लिखिए ब्रैकेट, लिखिए एडमिक्सचर में लिखिए फर्स्ट पॉइंट, एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स आर जनरली यूज्ड टू इंप्रूव द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एयर एंट्रेनिंग सीमेंट कंक्रीट इज मोर वर्केबल as
एयर बबल एंटर्स इनटू द सीमेंट कंक्रीट ओवर व्हिच द एग्रीगेट स्लाइड। बोला था आपको जो एयर एंटरिंग एडमिक्सचर है वो क्या करता है, एयर बबल इंट्रोड्यूस करवा देता है। तो वो एयर बबल जो एग्रीगेट के सरफेस के ऊपर चिपक जाते हैं। उतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, समझ लो बात, बस एक एक लाइन आपको लिखना है एग्जाम के लिए। ये चिपक जाता है इसके ऊपर, ठीक है। इसके एग्जांपल लिख लेना, एग्जांपल हमने लिखवा दिया था और आगे लिखवाएंगे, तो वहां पे इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा, पॉइंट में ऐड कर देना। तो इस तरह से एग्रीगेट के सरफेस के ऊपर एयर बबल वगैरह चिपक जाता है। तो हर एक एग्रीगेट के सरफेस के ऊपर इस तरह से एयर बबल चिपक जाएंगे, तो एयर बबल्स के ऊपर लगेगा कि आपका एग्रीगेट अच्छे से स्लाइड कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह का लुब्रिकेशन इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो इस कारण से आपकी कॉम्पैक्शन अच्छे से हो पाएगी और वर्केबिलिटी आपकी कम होगी, समझ में आया। प्लस एयर एंटरिंग एडमिक्सचर का और भी एडवांटेजेस है, तो वो हम एग्रीगेट के अंदर जो टॉपिक होगा उसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे उस पॉइंट को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो पूछा वर्केबिलिटी से रिलेटेड बातें, तो आपको केवल उसी पॉइंट्स को हाईलाइट करने हैं उस चीज की, समझ में आ रहा है। अननेसेसरी बातों को नहीं लिखनी है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं ना, मतलब आपको अगर आप मेंस में बैठोगे आईएएस के, तो वहां पे सी कैप होगा, क्वेश्चन कैप, ओके, या फिर क्यू कैप इसे कह लो, क्वेश्चन कैप होगा। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन लिखे होंगे, प्लस आपको एक पर्टिकुलर स्पेस दिया हुआ होगा, निर्धारित स्पेस। मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो जितना उनको लगता है, यूपीएससी को जितना लगता है कि एक स्टूडेंट को इतना स्पेस सफिशिएंट है कि वो 4 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन है उसमें इतना ही डेटा उसको लिखना है कम से कम, जो कि ये पर्टिकुलर स्पेस में आ जाए, जो कि इस पर्टिकुलर स्पेस में आ जाए और आपका क्वेश्चन का आंसरिंग भी हो जाए। तो आपको अधिक अननेसेसरी बातें देने की जरूरत नहीं है। वहां पे जितना पूछा है उन फैक्टर्स को हाईलाइट करिए, बस काम खत्म है, समझा। हो सकता है उसका कोई अदर यूज भी हो, तो वो हम जान के रखेंगे, हमें जानना है, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं। हाँ, उससे जुड़ी हुई बातें और कोई क्वेश्चन में पूछेगा तो वहां पे उस फैक्टर को हाईलाइट करना है। बात क्लियर है। तो पेज या स्पेस ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। तो इस तरह से भी कुछ थ्योरी राइटिंग को प्रैक्टिस करिए, इंपॉर्टेंट है। तो वेल, विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। सो आपको पता है ये जो बिल्डिंग मटेरियल की कोर्स, इट इज पेड कोर्स। वेल, आपको कैसा लगा, वर्केबिलिटी आपको समझ में आई कि नहीं, चीजें आपको समझ में आई कि नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ओके। और अगर फुल कोर्स में एनरोल करना है देन इट इज RS699 ओनली फॉर SSC, JEE, गेट, ESC, कोई भी एग्जाम हो, ऑल इंडिया सब कवर अप हो जाएगा इसी में, ओके। गुड लक। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं 7008420353 पर, या फिर ग्रुप ज्वाइनिंग के जो लिंक्स हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगी आपको, आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। प्लस फर्दर अगर मैं बात करूं, जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, एक वीडियो आएगी, वो प्राइवेट ही रहेंगे, वो आएंगे टेस्ट ऑफ वर्केबिलिटी, इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। वहां से बहुत सारे ऐसे डेटा उठाते हैं एग्जाम में जो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, खास करके एक टेबल बनाऊंगा वर्केबिलिटी का, वो टेबल ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हम याद करवा देंगे। इधर हम बैठे हैं ना, हम कुछ ऐसा पढ़ाएंगे कि वो आपको दिमाग के अंदर ही रहेगा हमेशा वो टेबल, ठीक है। चलिए, गुड लक, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास।